हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आज इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करेंगे भारत का इकोनॉमिक सर्वे। आप सभी जानते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा ये इकोनॉमिक सर्वे हर वर्ष जारी किया जाता है, जिसमें पिछले वर्षों में हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है इसके बारे में डिटेल जानकारी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी पॉइंटों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप सभी नए हैं तो आरबीएल एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है। अगर सरकारी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ये दस्तावेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये समझिए भारतीय अर्थव्यवस्था का ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड है और यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए इसके हर जरूरी पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी क्या कहती है। ये सर्वेक्षण हमें यही तो बताता है कि पिछले एक साल में देश ने आर्थिक मोर्चे पर कैसा प्रदर्शन किया है और सबसे जरूरी कि आगे की राह कैसी दिखने वाली है। और इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है। देखिए, पूरी दुनिया में एक आर्थिक सुस्ती का माहौल है, जगह जगह तनाव चल रहा है। इन सब के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ मजबूती से डटी रही बल्कि उसने जबरदस्त लचीलापन भी दिखाया। यही इस साल के सर्वेक्षण का सबसे बड़ा और केंद्रीय संदेश है। अच्छा, इस पूरी रिपोर्ट को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 5 खास हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे कि ये सर्वेक्षण इतना अहम क्यों है, फिर उन आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो सबसे जरूरी हैं। उसके बाद विकास को रफ्तार देने वाले सेक्टर्स को समझेंगे, भविष्य की योजनाओं और चुनौतियों पर बात करेंगे और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत का हाल बताते हैं। याद रहे, परीक्षा के नजरिए से ये नंबर्स बहुत बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम आंकड़ा है जीडीपी ग्रोथ का। चालू वित्त वर्ष यानी 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है। जी हाँ, 7.5%। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ है और ये रफ्तार आगे भी बनी रहने की पूरी उम्मीद है। अगले साल के लिए भी 6.8% से 7.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। अब ये मजबूत ग्रोथ आ कहाँ से रही है? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो लोगों का बढ़ता खर्च यानी निजी खपत और दूसरा कंपनियों की तरफ से बढ़ता हुआ नया निवेश। अब बात करते हैं सरकार के बही खाते की यानी राजकोषीय घाटे की। ये सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर होता है। देखिए, कोविड के समय में ये घाटा बढ़कर 9.2% तक चला गया था, लेकिन वहां से सरकार ने इसे शानदार तरीके से कंट्रोल किया है और अब ये घटकर सिर्फ 4.4% पर आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार की वित्तीय हालत मजबूत हो रही है, जिससे महंगाई काबू में रखने और विकास पर खर्च करने के लिए ज्यादा गुंजाइश बनती है। सरकार के कमाई में भी एक बहुत ही अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब कुल टैक्स कलेक्शन में 59% हिस्सा डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, यानी इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से। ये एक बहुत ही स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी होती है। इससे पता चलता है कि ज्यादा लोग और कंपनियां अब सीधे तौर पर टैक्स दे रही हैं और हमारी अर्थव्यवस्था फॉर्मल हो रही है। और इस बेहतरीन फिस्कल मैनेजमेंट का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने पूरे 18 साल में पहली बार भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। अब ये सॉवरेन रेटिंग क्या है? समझिए, ये किसी देश की आर्थिक साख होती है, जैसे किसी इंसान का क्रेडिट स्कोर। रेटिंग बेहतर होने का मतलब है कि दुनिया का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है, जिससे विदेशी निवेश लाना और भी आसान हो जाता है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था के उन 3 बड़े इंजनों को देखते हैं जो इस विकास की गाड़ी को खींच रहे हैं, यानी हमारे सर्विसेज, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर। देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। हमारा सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर ग्रोथ इंजन बना हुआ है। 7.2% की शानदार ग्रोथ रेट के साथ भारत ने चीन और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये ग्रोथ आ रही है आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल कॉमर्स जैसे क्षेत्रों से, जो अच्छी खासी नौकरियां भी पैदा कर रहे हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव हो रहा है। अब हम सिर्फ पारंपरिक चीजें ही नहीं बना रहे। कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अब इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसी मीडियम और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़कर 46% हो गया है। मतलब साफ है,
भारत अब मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा वैल्यू वाली और आधुनिक चीजें बना रहा है। कृषि क्षेत्र ने भी एक स्थिर प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन जो असली कहानी है वो इसके जुड़े हुए क्षेत्रों में है। पशुधन यानी एनिमल हस्बेंड्री में 6.1% और मछली पालन में 7.2% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। ये ग्रामीण इलाकों में आमदनी बढ़ाने और सिर्फ खेती पर निर्भरता कम करने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। तो ये तो बात हुई कि अब तक क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। भविष्य के लिए ये सर्वेक्षण क्या सुधार, क्या नीतियां और क्या चुनौतियां बताता है, आइए समझते हैं। ग्लोबल ट्रेड के मोर्चे पर भारत बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। पिछले सिर्फ 5 सालों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यहाँ तक कि पूरे यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों के साथ 8 नए व्यापार समझौतों पर साइन हुए हैं। ये भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में नए दरवाजे खोल रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इस सर्वेक्षण में साफ साफ कहा गया है कि भारत को अपनी क्लीन एनर्जी की जरूरतों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा पर बड़ा दाव लगाना होगा। इसके लिए हाल ही में लाए गए SANTI बिल का भी जिक्र है, जो इस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। हमारे शहरों में बढ़ता हुआ ट्रैफिक एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? तो इससे निपटने के लिए सर्वेक्षण ने 3 बड़े प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं। पहला, बसों को डिजिटल बनाना ताकि उनकी लाइव ट्रैकिंग हो सके। दूसरा, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी फंडिंग बढ़ाना। और तीसरा, मेट्रो या रेलवे स्टेशनों से घरों तक की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। डिजिटल इकोनॉमी में तो भारत एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। ग्रीनफील्ड डिजिटल निवेश को आकर्षित करने में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। अच्छा, ग्रीनफील्ड निवेश का मतलब है जब कोई विदेशी कंपनी बिल्कुल जीरो से एक नया प्रोजेक्ट शुरू करती है। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था में गहरे भरोसे को दिखाता है और भारत ने इस तरह $114 बिलियन का रिकॉर्ड निवेश हासिल किया है। चलिए, अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर। ये सेक्शन खास तौर पर एग्जाम की तैयारी के लिए ही बनाया गया है। यहाँ हम सभी मुख्य आंकड़ों को एक साथ फटाफट दोहराएंगे। ये स्लाइड समझिए कि क्विक नोट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। सारे जरूरी आंकड़े एक ही जगह पर है। जीडीपी ग्रोथ 7.4%, राजकोषीय घाटा 4.4%, विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन से भी ज्यादा, चालू खाता घाटा जीडीपी का सिर्फ 0.8% और बैंकों का ग्रॉस एनपीए 2.2% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर। एनपीए मतलब वो लोन जिनके वापस आने की उम्मीद कम हो। इसका कम होना हमारे बैंकिंग सिस्टम की मजबूती को दिखाता है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो इन सभी मजबूत आंकड़ों और लगातार हो रहे सुधारों को देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या 2030 तक भारत के लिए $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य सच में हासिल किया जा सकता है? ये सर्वेक्षण तो इसके लिए एक बहुत ही आशावादी और ठोस जमीन तैयार करता है। असली चुनौती अब इस ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखने की होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना और विचार करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इकोनॉमिक सर्वेक्षण के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिली होगी। जितने भी पॉइंट थे मैंने उन्हें सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आप सभी से एक प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत को $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को क्या क्या उपाय करने चाहिए। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।